हेलो दोस्तों। सीए फाइनल का रिजल्ट अभी रिलीज हुआ था मई 2024 एग्जाम्स का। एंड इस बार रिजल्ट बहुत बेहतरीन लगा है। एंड आज हमारे साथ एक स्टूडेंट है सीए निराली ठक्कर, जिन्होंने अभी मई 24 एग्जाम्स में अपना पूरा की पूरा सीए फाइनल क्लियर कर लिया है। बहुत ही मोटिवेशनल जर्नी है। मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करूंगा निराली के साथ में, जिसके आपको आंसर्स मिलेगा तो आप लोग को भी बहुत मोटिवेशन आएगा जो स्टूडेंट्स के अभी सीए कोर्स में। ओके, एक एक करके मैं पूरे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज निराली आपको बताएगी जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। एंड नवंबर 24 एग्जाम्स में वो स्ट्रेटेजीज आप यूज करके बहुत बढ़िया मार्क्स के साथ क्लियर हो पाओगे। तो निराली, सबसे पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सीए थैंक यू सर। फाइनल क्लियर कर लिया है एंड सीए क्लब में अब आपकी एंट्री हो चुकी है। थैंक यू सर। सबसे पहला क्वेश्चन निराली, कि आपने जैसी रिजल्ट देखा वहां पे सक्सेसफुल लिख के अभी आ रहा है, जैसे ही आपने वो सक्सेसफुल लिखा हुआ दिखा, आपका क्या रिएक्शन रहा? सर टीयर्स स्टॉप नहीं हो रहे थे। जो ऑब्वियस रिएक्शन है सब बच्चों का, मेरा भी वही था। मैं बात ही नहीं कर पा रही थी, इतने मतलब बहुत ही खुशी के टीयर्स थे। पूरी फैमिली को थे, मुझे नहीं, मेरे इन लॉज को, मेरे घर पे सबको। बहुत ही अच्छी जर्नी थी, लर्निंग जर्नी थी। पूरी जर्नी आंखों के सामने आ गई। बस वो 2 सेकेंड्स में ही पूरी जर्नी सामने आ गई। वो पूरा जो आपने स्ट्रगल किया था, पूरा वो पूरा एकदम आंखों के सामने आ गया था एंड लग रहा था कि पूरा वर्थ इट है, राइट? बहुत वर्थ इट है सर। अच्छा है कि उस स्टेज पे गिव अप नहीं किया। आज उसका वर्थ समझ में आया। मैं स्टूडेंट्स को बता दूं, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, निराली जो है, निराली को 10 ईयर्स लगा है पूरा सीए कंप्लीट करने के लिए। ओके, एंड इस टाइम पीरियड में निराली की मैरिज भी हो चुकी है। एंड मैरिज के बाद जो है निराली ने अपने दोनों ग्रुप्स क्लियर किए अलॉन्ग विद जॉब। तो निराली, आप अपनी सीए जर्नी के बारे में एक बार, जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देखेंगे, जो भी लोग देख रहे हैं, उनको आप पूरा अपना बताओ सीए जर्नी कैसा रहा है। सर आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप एक सिटी, छोटे से सिटी में, कच्छ के गांधीधाम। एंड वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। मेरे पापा का सपना था कि मैं सीए बनूं। ही डिडंट एबल टू क्लियर, वो सीए इंटर है। तो बस मैंने सपना बना लिया, तो पापा ने छोड़ दिया सपना अपना। बोला कि नहीं, अब मेरी बेटी करेगी। तो फर्स्ट गो में सीपीटी तो हो गया। बट सर जब बात आई आईपीसीसी की, तो बहुत ही मतलब टफ जर्नी रही आईपीसीसी की। फिर आईपीसीसी से थोड़ा बाहर निकले, स्टक थोड़ा हुआ, तो आईपीसीसी ग्रुप 2 में बहुत टफ जर्नी रहा, क्योंकि आईटीएसएम सर। तो कैसे भी वो मैनेज किया। सो उसको ही 5 इयर्स लग गया मेरा, आईपीसीसी जर्नी को ही। उसके बाद कोविड जैसा आया, तो सर उसमें पूरा ही स्टक हो गए। फिर मेरे मैरिज हो गए। उसके बाद मैरिज करने के बाद ही मैंने अपना जॉब चालू कर दिया था। और उसके बाद सर मैंने 2019 में पहले मैंने मैरिज से पहले दिए थे अटेम्प्ट 2 बार। बट आई वुडन्ट बी सक्सेसफुल बिकॉज़ दोनों ग्रुप दिए थे, तो थोड़े-थोड़े से रह जाती थी। बट देन मैरिज के बाद आई स्टार्टेड विथ ग्रुप 2, एंड देन आई वाज़ फाइनली एबल टू क्लियर माय ग्रुप 2 इन नवंबर 2022, एंड देन uh, this time group 1 with my job. Yes sir. तो आपका ये पूरा 10 ईयर्स का जर्नी रहा है सीए का। Yes sir. एंड इसमें निराली, पेरेंट्स का भी सपोर्ट कैसा रहा आपका? मतलब पूरा जब सर 10 ईयर्स का ये जर्नी है, जब आपके नहीं निकल रहा था आईपीसी का पेपर, और जैसे आपका सीए फाइनल तो मैरिज के बाद निकला, तो आपके yes इन sir. लॉज का सपोर्ट, हस्बैंड का सपोर्ट कैसा रहा है? यस सर, पेरेंट्स का सपोर्ट तो ऑब्वियसली सर बहुत ही अच्छा रहा है। बिकॉज मेरे पापा खुद वो थे, तो वो तो फेस कर चुके थे वो सब सिचुएशंस को, तो वो नहीं चाहते थे कि मैं भी उस सिचुएशंस को दोबारा फेस करूँ। सो ही ऑलवेज यूज्ड टू मोटिवेट मी कि नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, डोंट वरी, तू तो बहादुर है, हो जाएगा, कीप पेशेंस। तो ऐसे करके हो गया सपोर्ट से तो। बट कमिंग टुवर्ड्स माय इन-लॉज़, दे वर आल्सो वेरी मच सपोर्टिव। मतलब मेरे पेरेंट्स भी ज़्यादा सपोर्टिव हो रहे हैं मेरी ये वाली जर्नी में। बिकॉज़ माय हस्बैंड इज़ आल्सो अ सीए, एंड दे आर आल्सो सीए फैमिली, सो दे अंडरस्टैंड दैट हाउ मच वी हैव टू स्टडी फॉर दिस कोर्स, व्हाट इट टेक्स। तो सर करेक्ट है। उन्होंने बहुत पेशेंस रखा। मेरे हस्बैंड जबकि फर्स्ट टाइम थ्रू है, एंड मैं बहुत धीरे-धीरे आई हूँ, बट देन आल्सो दे केप्ट वेरी मच पेशेंस।
एंड कमिंग टुवर्ड्स सीए फैमिली, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, जो अभी मेरे से छोटी है, वो भी सीए फाइनल्स में ही है और उसका अटेम्प्ट ड्यू है नवंबर में। तो दे आर वेरी मच लाइक कि हमारी बेटी ही है निराली भी। So they supported like a daughter and they always kept me is as equivalent to a daughter. So that was करेक्ट। much supportive for me. Yes. एकदम सही कह रहे हो। पढ़ाई के साथ साथ में पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सबका इनका सपोर्ट अगर मिल जाता है तो हमारी मेहनत जो है फिर चार चांद लगा देती है और तभी ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और तो जब सर अनसक्सेसफुल भी रहा, तब भी सबने मुझे मोटिवेट किया नहीं तू कर सकती है। मेरे हाँ, हस्बैंड तो आगे ही थे कि नहीं आई ट्रस्ट योर कैपेबिलिटीज। So that was a big motivation for me after marriage. Yes, sir. बराबर है क्योंकि अपना जो कोर्स है वो टफ है, उसे Yes, sir. क्लियर करने के लिए भी हमें टफ बनना बनेगा। तो Yes, sir. अटेम्प्ट्स लग रहे ठीक है, बट उससे जब आप सीखते जा रहे हो क्या मिस्टेक्स हो रही है हमारी, क्या चीज़ में हम प्रैक्टिस लैक कर रहे, उसके ऊपर जब हम काम कर रहे, तो वही कैसा हो रहा है कि आपका बाद में निकल जा रहा है। जैसे Yes, sir. अभी हम बात करें तो आपका एएफएम में जो मार्क्स इस बार आया है 74 मार्क्स आया है। Yes, sir. आपने जैसे मुझे बताया कि मेरा हरदम एएफएम के वजह से नहीं निकल पाता था, Yes, sir. हरदम Yes, sir. 30 के रेंज में मार्क्स आ रहे थे, और उससे जैसे Yes, आपने sir. सीधा 74 पे जंप मारा है, तो पता Yes, sir. लग रहा है कि आपने देखा कि मेरा एएफएम वीक है, तो मेरे Yes, sir. मार्क्स नहीं आ रहे, और उसको आपने अपना सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बना लिया। सबसे ज्यादा मार्क्स Yes, अभी आपके एएफएम में है। इस यस सर, बारे में पूरे सीए बताइए। करिकुलम में यस सर, मेरे एएफए में सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं और सर इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने बहुत सारी ही टेस्ट सीरीज़ लिखी थी। जो आपकी टेस्ट सीरीज़ थी वो भी लिखी, जो बाहर से भी टेस्ट सीरीज़ मैंने ली थी और मैं सब टेस्ट सीरीज़ आपकी भी टेस्ट सीरीज़ लिखी, बहुत सारी जहाँ से मुझे पेपर मिला, जितने मॉक्स मैं लिख पाई, आईसीएआई के मॉक्स लिखे, जितने भी मैं मॉक्स लिख पाई। मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक 5 टू 6 पेपर्स लिखे होंगे ओके, मेरे 100 मार्क्स का मतलब फुल लेंथ आपने 5 to 6 पेपर्स लिखा एग्जाम के पहले इस बार। यस सर। ओके। टोटली 5 टू 6 पेपर्स मैं फुली कॉन्संट्रेट एफएम में थी बिकॉज़ आई वाज़ लाइक कि क्यों नहीं हो रहा है वो चीज़? जस्ट बिकॉज़ ऑफ अ फ़ियर। वो फ़ियर मुझे निकालना था बिकॉज़ मैं इतनी बार पढ़ चुकी थी वो सब्जेक्ट कि ऐसा नहीं था कि मैं अब मुझे पता नहीं है वो सब्जेक्ट क्या है। देन व्हाई 30? तो सर उस फ़ियर को निकालना ज़रूरी था, वो कॉन्फिडेंस लाना ज़रूरी था। इसके लिए मैंने बहुत सारे मॉक्स लिखे जो रियली हेल्प्ड मी और आपके जो रिवीजन वीडियोज़ है वो तो मैं ऑब्वियसली देखती ही थी सुपर 60 और आपके जो रहते थे पीडीएफ्स मैं लास्ट टाइम पे गो थ्रू करती थी वो पीडीएफ्स और मुझे अभी भी याद है कि बहुत सारे सम्स उसमें से आ गए थे। एमसीक्यू तो फर्स्ट ही एमसीक्यू मैंने देखा एंड आई हाँ, इस जस्ट बारे में रिमेंबर्ड तो टू अपनी बात भी हुई थी कि टेस्ट में जो यस एक सर, एमसीक्यू था मामेन वाला फॉरेक्स का, यस सर, मामिन वो वाला एज इट यस इज एग्जाम में छप सर के वो आ गया था। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन यस सर। तो उससे कितना मोरल बूस्ट हो जाता है जब अपन कोई सर क्वेश्चन देख के बहुत जाते हैं और एज इट इज आ जाता है, एग्जाम के जस्ट पहले देखे और वही आ गया। यस सर। सर सुबह ही आपने मुझे वो भेजा था एंड मैं सुबह ही वो 4 बजे देख के गई थी एंड जस्ट पौने 2 बजे वो पेपर फर्स्ट आपको दिख जाता है। तो सर वो 10 मार्क्स का जो होता है, वो आपको हाँ, 5 मिनट्स में हो जाता है। तो आपका मोरल इतना ज़्यादा बूस्ट हो जाता है कि आप सीधा सोच लेते हो अपने माइंड में कि अब तो 80 प्लस जाना है। बराबर है। तो वही यस अगर कोई क्वेश्चन अपन करके जा रहे हैं और वो पहला ही क्वेश्चन दिख जाता है तो इतना खुश हो जाते हैं, एकदम दिल बाग बाग हो जाता है, यार ये वाला पेपर तो 80 प्लस फोड़ के ही आना है वैसे। और सर जभी भी आप वो सुपर 60 का लेते थे तो इस आप हमेशा मेक श्योर करते थे, बोलते थे कि 70 प्लस लाना है, 70 प्लस लाना है। तो सर वो माइंड में से फिट हो गया था। एक चीज़ होती है ना जो बार-बार सुनते रिपिटेटिव सुनते तो माइंड में फिट हो हाँ, जाती है कि नहीं अब तो लाना ही है, ऐसा। आया भी है, आपने 74 यस। मार्क्स लेके आए। एंड मतलब पहले आपके जो मार्क्स आपने बताया 30-35 की रेंज में आ रहे थे, उससे सर 74 पे 30 आना, से ऊपर नहीं गए। सर 30 से ऊपर कभी नहीं गए। क्योंकि 30 के ऊपर ही नहीं गया, उससे नहीं, 74 पे आना तो यस सर। बहुत ही बढ़िया, मतलब आपने जो इम्प्रूवमेंट दिखाया है। तो मैं यस, स्टूडेंट्स को एक ये चीज़ बोलना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स बहुत टाइम से एग्जाम्स दे रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, कि जैसे निराली कह रही कि उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, बस एक डर बैठा हुआ था, उसके लिए आपने मॉक टेस्ट जरूर जरूर से देना है। यस सर। आप कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन के लिए रिवीजन वीडियोस वगैरह देख सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल है, मेरे चैनल पे बहुत सारे यूट्यूब आपको वीडियोस मिल जाएंगे। बट टेस्ट वहाँ पे आप दो, भले ही 5-6 टेस्ट नहीं, बट एटलीस्ट 3 फुल लेंथ 100 मार्क्स का जो है मॉक टेस्ट पेपर आप दो, उसमें एनालाइज करो कहाँ मिस्टेक्स हो रही है, और आपको फिर क्या होगा, एग्जाम के पहले पता चल जाएगा कि 100 मार्क्स का पेपर मैं कितना अटेम्प्ट कर पा रही हूँ, कौन सा क्वेश्चन मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, कैसे लिखना पड़ेगा आंसर्स, एग्जाम में वो मिस्टेक्स नहीं होगी, और फिर आपको जो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट अपने मार्क्स में देखने को मिलेगा।
निराली, सर आपकी टेस्ट सीरीज में एक्चुअली आप वो जो कमेंट्स भी लिखते थे ना, वो भी ज्यादा ही हेल्पफुल थी मेरे लिए, बिकॉज मैं वहाँ पे एनालिसिस कर पाती थी कि मैं कहाँ पे लैग कर रही हूँ वो कमेंट्स की वजह से. कि जब सो आई यूज पेपर टू चेकिंग वर्क में ऑन जो दैट. कमेंट्स मैं प्रोवाइड यस करता सर. था, यस ओके, सर. यस. वही उसके लिए रहता था कि स्टूडेंट्स जब देख रहा है, ठीक है, हर स्टूडेंट से इंडिविजुअली कनेक्ट तो नहीं हो पाते थे कॉल पे, तो उसके लिए यस मैं कमेंट्स लिख देता था कि आपकी यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है, इसके ऊपर आप वर्क करो, एग्जाम में भी अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया तो आपने कैसे सॉल्व करना चाहिए और ये मिस्टेक्स आपने नहीं करनी चाहिए, वो मैं कमेंट्स में लिख के प्रोवाइड ये कर देता था और स्टूडेंट। सर आपने वो इवन मेरे एमसीक्यू जब गलत जाते थे तो वहाँ पे भी कमेंट्स होती थी, तो मैं उस पे वर्क करती थी कि मेरा ये एमसीक्यू गलत गया. तो आई थिंक कि वो मुझे बहुत ही हेल्प किया एमसीक्यू सॉल्विंग में इस वाले एग्जाम्स में. हाँ, इस बार पहली बार ही 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आए थे अपने प्रैक्टिकल पेपर्स में, वो यस तो सर. बहुत बढ़िया हुआ कि एमसीक्यूज जो टेस्ट कर रहे हैं आईसीए, हमने पहले भी बताया था कि क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव पार्ट को ही क्या करेंगे, एमसीक्यू वही पोर्शन में कंफर्म. टेस्ट हाँ करेंगे। यस. यही तो सर. यस. अपन ने टेस्ट में भी क्या करे थे, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थे उसको ही क्या करा था, यस. एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछा था, और आईसीए ने भी फिर वैसे ही करा है। ठीक है, निराली, आप जैसे अभी जॉब के साथ में एग्जाम्स दे रहे थे, या फिर अभी आपका सिर्फ एग्जाम का भी प्रिपरेशन स्टार्ट था सीए फाइनल के? नहीं सर. नहीं सर, आफ्टर मैरिज मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया था इन 2022 जनवरी. एंड तब से मैं जॉब के साथ ही मैं अपना प्रिपरेशन करती थी. बट मेरे जॉब मतलब मेरे ऑफिस टीम बहुत सपोर्टिव रहा मेरी जर्नी में. तो इट वाज लाइक गॉड हेल्प मी फ्रॉम एवरीवेयर. जस्ट आई हैड टू डू माय वर्क. तो आई हैड टू कीप माय पेशेंस. तो ऑफिस की जर्नी में मुझे ऑफिस कलीग्स ने बहुत सारा सपोर्ट किया. मैं ऑलमोस्ट 1 मंथ लीव पे जाती थी. तो उसमें मैं मैनेज कर लेती थी ग्रुप 2 की स्टडीज 1 मंथ लीव में. कि पहले एंड आपका आई. ग्रुप 2 क्लियर हुआ है? यस सर. कब ग्रुप 2 क्लियर हुआ निराली आपका? मेरा नवंबर 2022 में क्लियर हुआ ग्रुप 2. तब मुझे ऑफिस में कलीग्स ने बहुत सपोर्ट किया एंड उसकी वजह से मैं 1 मंथ लीव पे जा पाई. एंड देन आई यूज टू डिलीजेंटली स्टडी 1 मंथ. एंड आई वाज एबल टू गिव अ आई वाज टू एबल टू क्लियर. यस. निराली, जैसे आपने मुझे बताया था कि आपका ग्रुप 2 में आईडीटी में जो है 70+ बना था, यस सर. करेक्ट, एंड आपने ये भी बताया था कि आपका मेरे ख्याल से डोमेन जो आप में काम कर यस रहे हो सर. जॉब में, वो भी आपका आईडीटी का ही है, तो वो यस आपको सर. कितना हेल्प किया कि आईडीटी में आपका 70+ का मार्क्स बन पाया था जब? यस सर, वो एक्चुअली बहुत ही हेल्पफुल रहा. वो जॉब को मैंने जॉब नहीं समझा था, वहाँ पे मैं लर्निंग करती थी एक्चुअली में. तो वो मुझे हेल्प करा टू बेटर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकली देन थियोरेटिकली. तो जैसे ही मैं प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट समझने लगी एक्चुअल में वो डोमेन में आने के बाद, तो मैं पेपर को भी एनालिसिस करने लगी. मैं मॉक्स पे जब मैं मॉक्स देती थी तब मैं एनालिसिस करती कि व्हाट इफ कि अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ के जाती हूँ, तो आई एम एबल टू सॉल्व इट और नॉट विद यूजिंग द प्रैक्टिकल. तो सर इट्स नॉट लाइक ओनली थियरी थियरी आप पढ़ो. कभी-कभी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स भी आपको बहुत ही ज़्यादा काम आ जाते हैं एग्ज़ाम्स करने के लिए और वही मुझे हेल्प कर गया 70 प्लस स्कोर करने के लिए. निराली, आप जैसे 1 मंथ का तो आप प्रॉपर लीव लेते थे यस एग्जाम सर. के पहले, 1 मंथ का प्रॉपर लीव, तब आप जॉब के यस लिए सर. बिल्कुल भी नहीं जाते थे, सब पूरा 1 मंथ यस सर. स्टडीज पे डिवोट करते थे, यस सर. बट जब आप जॉब जा रहे हो उसके यस साथ सर. में आप स्टडीज कैसे मैनेज कर? तो लाइक जॉब जा रही हूँ तो मैं सुबह एंड रात को थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेती थी. सुबह जॉब जाने से पहले लाइक इट इज 10 PM तो आई यूज्ड टू स्टडी 6 to 9 लाइक दैट आई हैड मतलब टू मॉर्निंग में सिट इन. 3 आवर्स का भी यस. एक टाइम पीरियड निकालते थे, और इवनिंग में? इवनिंग में सर आने के बाद थोड़ा बहुत कूल डाउन होने के बाद रात का सेशन हो जाता था सर 12 बजे तक. 9 to 12 का एक सेशन हो जाता था. टेंटेटिवली आप रोज का 5 यस. आवर्स डिवोट कर रहे थे जॉब के साथ में भी, यस सर. यस सर. एंड और इसमें आप दो जनरली उसमें सब्जेक्ट्स मैं चलाते थे निराली? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज़्यादा चलाते थे बिकॉज़ ओके, थियरी थोड़ा पीसफुल माइंड से होता है, तो सर प्रैक्टिकल ज़्यादा चलाती थी. और बाकी तो रिवीजन लेक्चर्स तो अवेलेबल होते ही है, तो आई यूज्ड टू टेक द हेल्प ऑफ यूट्यूब. जभी भी कुछ कहीं वॉक करने निकल गए तो यूट्यूब का लेक्चर चालू कर दिया, ऑडियोज़ चालू कर दिए. दैट हेल्प्ड मी अ लॉट टू क्लियर द डीटी पेपर बिकॉज़ डीटी वाज़ माय वीक पॉइंट एंड आई हैड टू मैनेज डीटी. तो वन्स डीटी वाज़ एबल टू बी क्लियर्ड तो मेरा पता था कि हो जाएगा. बस डीटी और कॉस्टिंग ही नहीं था. तो कॉस्टिंग में भी मैं ऐसे ही करती थी, ऑडियो सुनती रहती थी जब वॉक पे जाऊँ या कहीं भी कुछ काम कर रही हूँ. यस सर. तो कॉस्टिंग हट ही गया है सिलेबस, यस सर. यस सर. एंड जैसे आपने बताया सेकंड ग्रुप में बच्चों को डीटी जो है परेशान करता यस है, एंड फर्स्ट ग्रुप में ऑडिट, और तो अभी आपने ऑडिट के लिए क्या स्ट्रेटेजी रखी थी? सर ऑडिट में मैंने पहले से ही सेल्फ किया है.
कभी कोई क्लासेस नहीं लिए। और मेरे तो आईपीसीसी के आईसीआई टाइम भी स्टडी मेट आप यूज कर रहे थे या क्या करते थे आप अ, प्रिपरेशन के लिए ऑडिट के? नहीं सर, मैं रेफरेंस बुक यूज़ करती थी। ओके। यस सर। एंड वो रेफरेंस बुक से ही, मतलब वन एंड ऑल रेफरेंस बुक थी, जो टोटली मैं उसी एक ही बुक यूज़ करती थी, जिसमें उसमें सब ही कुछ क्वेश्चंस कवर था। वगैरह सब कुछ आ जाता? सब कुछ, यस सर, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस, बिकॉज़ मेरा माइंड वो सेटल नहीं है कि 2-2 4-4 बुक्स लेके बैठो। आई जस्ट नीड वन बुक, उसी को डिलिजेंटली 4 बार पढ़ो। इट्स लाइक मेरा बराबर तब है। सेट हो जाता है माइंड। ये हर सब्जेक्ट के लिए स्टूडेंट्स ने फॉलो करना चाहिए। आप कोई भी एक फैकल्टी को ले लो एंड उसको आप पूरा 100% ट्रस्ट करो एंड वही वाली बुक को आपको यूज़ करना है। अगर आप 4 ऑथर्स की बुक्स पढ़ रहे हो एक ही सब्जेक्ट के लिए, वो इतना वर्थफुल नहीं रहेगा। आप एक ही यस सर, ऑथर की बुक को 4 बार पढ़ो, वो बहुत बेटर रहने वाला है। तो आप यस जो सर, भी ऑथर की बुक को यूज़ कर रहे हो, कोई भी ऑथर की जो आप बुक यूज़ करोगे कोई भी सब्जेक्ट के लिए, उसके ऊपर आप पूरा 100% ट्रस्ट दिखाओ। सब फैकल्टीज बढ़िया होती है, सब अपना यस, बेस्ट दे रहे, बट आपने उन ऑथर को सिलेक्ट कर लिया, उसकी बुक यूज़ कर रहे हो, आप लेक्चर्स देख रहे हो, उसके बाद आप उसके ऊपर पूरा 100% ट्रस्ट करो एंड उन्हीं के लेक्चर्स, उन्हीं की बुक्स अगर आप पूरा यूज़ करते हो, बार बार उससे रिविजन करते हो, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा तो मिलेगा ही उससे। एंड निराली, इसमें मुझे एक चीज़ ये पूछना था, आपका जैसे सीए जर्नी पूरा 10 इयर्स लॉन्ग है, इसमें बहुत सारे फ्रेंड्स जो आपके साथ एंटर किए थे वो आपके पहले निकल भी गए होंगे। खुशी यस तो सर, होता है जब यस सर, हमारे फ्रेंड निकल रहा है, बट एक मन में एक ये भी रह जाता है यार मैं पीछे रह जाऊंगी। तो यस सर, उसको आप कैसे मैनेज कर रहे थे कि कोई स्टूडेंट आपसे पहले निकल गया, आपका फ्रेंड आगे निकल गया, तो कैसे उसको मैनेज कर रहे थे? यस सर। सर, ये तो सिचुएशंस बहुत बार आई है मेरे सामने, और बहुत बाहर, मतलब मेरे सामने, लाइक हमारे गांधीधाम सेंटर काफ़ी छोटा है, तो गांधीधाम WRIC में जब फैसिलिटेशन होता है, तो ऑलमोस्ट एक सेंटर से ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में ओनली 10 टू 15 सीए बनते हैं। तो फैसिलिटेशन होता है तो फ़ोटोज़ तो आ ही जाते हैं सर। तो थोड़ा वो रहता है, बट मैं अपने पेरेंट्स को बताती थी ऐसा है, ये हो गया, तो पेरेंट्स यूज्ड टू से, "तू भी हो जाएगी, डोंट गिव अप।" जब मैंने इस बार देखा भी, ये आपने न्यूज़पेपर कटआउट लगाया था आपका व्हाट्सएप यस सर, डीपी में, तो इस बार आपका भी आ यस ही सर, गया, फेलिसिटेशन हो ही गया है यस सर, एंड यस सर, सीए अब कॉन्वोकेशन भी होगा, डिग्री भी मिलेगी, सब कुछ हो रहा है। यस सर, मतलब यस सर, फ्रेंड्स निकल जाते हैं तो मतलब ये नहीं है कि हमने अब छोड़ देना है पढ़ाई करना वगैरह, वो निकल यस गए, सर, खुशी है उस बात की, बट अपन भी मेहनत कर रहे हैं तो आगे निकल ही जाएंगे। बाद में आखिर में तो क्या है, सभी सीए ही बनना है, वही वाली बात है। यस सर, यस सर, ठीक है। एंड अभी जैसे 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आ गए थे निराली, यस अभी सर, May 24 एग्जाम से। प्रैक्टिकल पेपर्स में एमसीक्यूज पहली बार इंट्रोड्यूस हुए थे। यस सर, एएफएम के लिए तो कैसे अपन ने देख लिया था कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो है उसी को एमसीक्यूज बना के टेस्ट करेंगे, और आपने जैसे 5 to 6 मार्क्स दिया भी था एएफएम यस का। सर। एफआर के लिए आपका कैसा अप्रोच था? सर, सेम बेस पे ही एफआर का भी अप्रोच रहा मेरा, एसएफएम के जैसा ही। तो एएफएम के सेम अप्रोच पे बस थोड़े से कम मार्क्स दिए थे, बिकॉज़ उसमें थोड़ा कम फ़ियर था। एफआर में ऑलरेडी था ही मेरे पास स्ट्रॉन्ग थोड़ा, तो फिर मैंने उस पे मेरी रेफ़रेंस बुक को ही स्टिक किया। उसी को मैंने बार-बार सॉल्व किया। मैंने एबीसी मार्किंग्स लगाई थी, सो दैट टू बी हेल्पफुल फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रिविजन्स। ए, बी, सी वाले कैटेगरी सम्स थे, जो ए एंड बी कैटेगरी थे वो बार-बार रिवाइज़ करती, और लास्ट में जब एग्ज़ाम के दिन पे सिर्फ़ ए वाले देखती एंड बी वाले सिर्फ़ स्कैन करके जाती। एंड सर, उसके लिए भी मॉक्स लिखी थी, ऑलमोस्ट 4 मॉक्स दिए थे उसके भी मैंने, और सेम स्ट्रैटेजी रहा था कि अलग से कोई एमसीक्यूज़ नहीं किए थे सर। जो हाँ, भी क्वेश्चन्स रेफरेंस बुक में थे, उसी के बेसिस पे एमसीक्यूज़ आ गए थे, तो वो मुझे अलग तो से नहीं मतलब रेफर करना पड़ा। उसका स्टूडेंट्स को यही बोलना रहेगा कि यस एमसीक्यूज सर। के लिए अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। नो सर, यस सर। मेन कॉन्सेप्ट्स आप अपने पूरे क्लियर कर लो। जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है आईसीआई के स्टडीमेट में, आरटीपीस पास्ट ईयर पेपर्स में, उन्हीं को यस सर, आईसीआई क्या कर रहा है, एमसीक्यूज में बना के पूछ रहा है। यस सर, एंड आपका जो एक चीज मुझे दिख रहा है कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो। मॉक यस टेस्ट सर, जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग भी यही कहते हैं स्टूडेंट्स को, एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट तो देना ही चाहिए, 2 से 3 मॉक यस टेस्ट। सर, बट आपने 4 मॉक टेस्ट, 6 मॉक टेस्ट भी दिया है सब्जेक्ट्स के लिए, और उसका वही रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि आपका एफआर में भी एग्जाम्शन है एंड यस सर, आपका एएफएम में जो आपका सबसे वीक सब्जेक्ट था वो तो आपका सबसे अभी स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट निकल के निकला है, और 74 मार्क्स आए उसमें। एंड करेक्ट। इसके लिए मुझे पूछना है कि आप जैसे जब प्रैक्टिस करते हो कोई भी प्रैक्टिकल यस सर, सब्जेक्ट की, एफआर हो गया, एएफएम हो गया,
अब क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करते हो या डायरेक्टली उसके सॉल्यूशंस देख ले रहे थे? नहीं सर, जो फर्स्ट टू प्रैक्टिस रहता है, वो मेरा स्क्रिबल प्रैक्टिस रहता है। जो फर्स्ट टाइम आप जब क्लासेस में करते हैं या आप खुद से करते हैं, वो तो वो तो आपका प्रॉपर रहता ही है। बट अगर सेकंड टाइम और थर्ड टाइम रिवीजन पे आप जंप कर रहे हैं, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 100 या 200 सम्स लिख पाओ, अगेन प्रैक्टिस कर पाओ। तो सर जो ए वाले और बीबी वाले कैटेगरी वाले सम्स थे, वो मैं स्क्रिबल करती थी। सेकंड रिवीजन में मैंने ए वाले सम्स वापस से सॉल्व किए थे, मतलब प्रॉपर्ली। एंड थर्ड रिवीजन्स में मैंने सिर्फ स्क्रिबल किया था। सो दैट स्क्रिबल करने से भी सर माइंड में बैठ जाता है। एंड थर्डली फिर जब मैंने मॉक्स लिखे, तो मेरे डिलिजेंटली प्रैक्टिस हो ही गई थी ऑलरेडी। सम बहुत सारे सम्स, ऑलमोस्ट 6 मॉक्स लिखे, तो मैंने ऑलरेडी 100 सम सॉल्व कर चुकी थी 6 मॉक्स में भी। बराबर। तो सर वैसे प्रैक्टिस हो गया था। और उससे क्या, राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रही थी मेरी, राइटिंग स्पीड भी आ रही थी, और मुझे पता चल रहा था कि मैं कितना टाइम डिवोट कर रही हूँ एक सम पे। मैं क्लॉक लेके बैठती थी रेगुलरली, तो दैट उती उसी टाइम में मुझे वो सम खत्म करना है। अगर वो 6 मार्क्स का है या 8 मार्क्स का है, तो मुझे उसी ओके, टाइम डिवोट करना है उसको। तो ये आपने कैटेगराइजेशन और करके रखा था, मतलब आपने यस सर। 3 कैटेगरीज में क्वेश्चंस को बांट रखा था कि आपकी यस जो सर। ए कैटेगरी और बी कैटेगरी के क्वेश्चंस है, इन्हें ज़्यादा बार रिवाइज करना है। इन यस सर। क्वेश्चंस की आप राइटिंग प्रैक्टिस बार बार करके देख रहे थे। तो यस सर। मैं भी स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि आप 3 कैटेगरीज में क्या करो, क्वेश्चंस को बांट दो। इजी कैटेगरी, मीडियम कैटेगरी, टफ कैटेगरी। अब इसी कैटेगरी वाले क्वेश्चंस तो क्या हो रहा है, आपको आते ही जा रहे हैं, तो आप यस सर। उसको हर बार ही बना पा रहे हो। तो उसको एग्जाम के पहले हर क्वेश्चन इजी कैटेगरी का देख के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यस जो आपके मीडियम कैटेगरी और टफ कैटेगरी के क्वेश्चन है, या जो आपके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, उन्हें आप मार्क कर दो। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन एज सच जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को जब आप मार्क कर लेते हो और उनको जब आप सॉल्व कर रहे हो, तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जा रहे हैं एंड उन क्वेश्चंस के आने की चांसेस ज़्यादा भी रहते हैं। जो मैं ऑलरेडी सुपर 60 क्वेश्चंस किसमें इनकॉर्पोरेट करके स्टूडेंट्स को देता भी था, एंड फिर उसके अपन क्या करते थे, एग्जाम के पहले मैराथन सेशन करते थे। तो वो कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए, सुपर 60 क्वेश्चंस का मैराथन सेशन? यस सर। लाइक मेरा माइंड सर वैसा नहीं है कि एग्जाम के अगले दिन मैं मैराथन कर सकूं, बट यस, मैंने आपके सुपर 60 क्वेश्चन सारे वीडियोस देखे थे। बट आई यूज्ड टू फर्स्ट सॉल्व माई सेल्फ, यस, स्क्रिबल करके, अगर आंसर निकल गया देन आगे, देन अगेन आंसर निकल गया देन आगे, वैसा करके जहाँ पे मैं स्टक हो जाती थी वहां पे आपको रेफर कर लेती थी। बट आपकी वो पीडीएफ में डिलीजेंटली ही प्रैक्टिस किया। ऑलमोस्ट आपके सुपर 60 आए थे, मई वाले भी एंड नवंबर वाले, दोनों मैंने प्रैक्टिस किया था। नवंबर और 23 वाला भी एंड मई 24 वाला भी जो इस बार आया, यस सर। दोनों जो यस रिलीज किया। यस सर, दोनों मैंने प्रैक्टिस किया था, स्क्रिबल करके प्रैक्टिस किया था, बिकॉज़ इतना टाइम नहीं रहता कि 60 या 70 सम्स आप डिलिजेंटली कर पाएँ। बट जैसे आंसर बनते जा रहे थे, आई यूज्ड टू स्किप दैट पार्ट एंड देन मैं आगे बढ़ जाती थी। जहाँ मैं स्टक हो जाती थी, वहाँ आपको रेफर कर लेती थी। तो सर ऐसे एकदम यूज़ कर करेक्ट है। लिया आपका। यस सर। इस बार कैसा है कि एएफएम में इस बार का पेपर तो थोड़ा इजी भी आया था, ये बट उसमें ये भी स्टूडेंट्स कैसा हो रहे थे, अटक जा रहे थे। उनको लग रहा था कि इतने इजी क्वेश्चंस कैसे आ गए, वो चीज़ भी ये हो रही थी। इतने इजी क्वेश्चंस कैसे आ गए, तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो वो चीज़ नहीं है, इजी क्वेश्चंस भी आईसीआई टेस्ट करती है। यहाँ तक कि मई 23 का पेपर जो इतना टफ सेट किया था, उसमें भी 50-60 मार्क्स के क्वेश्चंस ऐसे थे जो हम बना सकते। तो वो यस सर। सब कब बनेगा आपका, जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, लिख लिख के कर रहे हो, आप कैटेगराइज कर दे रहे हो क्वेश्चंस, तो आपको क्या होगा, पता चल जा रहा है कि ये क्वेश्चंस इजी है, ये क्वेश्चंस थोड़े मीडियम कैटेगरी के, टफ कैटेगरी। एग्जाम के पहले आपको पता रहेगा कि इन क्वेश्चंस की मुझे क्या करना है, एक बार रिवीजन करना है। एग्जाम के एक दिन पहले आप सोचोगे कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस देख के जाओ, तो वो चीज़ होने वाली नहीं है। हुँ। कैटेगराइजेशन जो निराली ने किया था, वो सभी स्टूडेंट्स ने करना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए एकदम। और क्वेश्चंस को भले ही आप रफ में करो, जैसे निराली कह रही कि बार बार स्क्रिबल किया था उसने, मतलब तो रफ में सॉल्व करके देख रही थी। और मॉक टेस्ट दो, तो मॉक टेस्ट में क्या होगा, प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी होते जाएगी। एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट तो आपने देना ही चाहिए, या तो 2 की 2 कोशिश सभी ने करना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि आप कितने मार्क्स का पेपर बना पा रहे हो, कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है, कौन से चैप्टर्स आपको टफ लग रहे हैं, वो सब चीज़। एंड निराली, एक अभी लास्ट क्वेश्चन यस। कि 10 इयर्स का जो ये आपका जर्नी है, इसमें कभी आपको ऐसा लगा कि क्विट कर देना चाहिए, बहुत हो गया, अब तो नहीं होता है वैसा चीज़, क्या रहेगा आपका? मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्या करा है निराली, 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट दे दिए, उसके बाद अब छोड़ दिया है, सीए का मतलब एग्जाम्स देना बंद कर दिया है। तो क्या रहेगा उनके लिए आपका, कि उन्होंने फिर से रिस्टार्ट करना चाहिए, या फिर ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम्स देते जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या रहेगा मोटिवेशन, आप क्या मतलब बोलना चाहोगे कि वर्थ इट है या नहीं, मतलब इतना टाइम जो डिवोट कर रहे हैं स्टूडेंट्स उसके?
सर ऑब्वियसली वर्थ इट है। आज आई एम मोस्ट हैप्पीएस्ट एंड मेरे फैमिली इज़ द मोस्ट हैप्पीएस्ट। तो सर गिव अप करने का तो हर अटेम्प्ट में आया सर। ऐसा एक भी अटेम्प्ट नहीं है जहाँ पे मैंने गिव अप करने का नहीं सोचा। बट मेरे बैकबोन इतना स्ट्रॉन्ग था कि मुझे गिव अप नहीं करने दिया। तो मोटिवेशन नेक्स्ट डे एक दिन रो लिया, खुद को बोल दिया गेट अप और वापस स्टार्ट करना ही है नेक्स्ट मतलब। रीस्टार्ट करना है। यस सर। सो 2 दिन दिया खुद को, एनालिसिस किया, कहाँ पे लैग कर गई, कॉपीज़ मँगवाई, एनालिसिस किया कि कहाँ मैं लैग हो रही हूँ। जैसे-जैसे पता चला कि मैं राइटिंग प्रैक्टिस में लैग हो रही हूँ, मैं फ़ियर में लैग हो रही हूँ, उन सबको ओवरकम किया। तो 3rd 4th डे मैक्सिमम 1 वीक दिया खुद को एंड अगेन 1 वीक के बाद वापस गेट अप किया, रीस्टार्ट किया एंड फिर वापस से प्रैक्टिस शुरू कर दी वही जो रूटीन में आती है। और सर जॉब होती है तो सर उसमें थोड़ा माइंड आपका डाइवर्ट भी हो डाइवर्ट हो जाती है जाता है। कि सर करना है और आपको लीव्स भी मिल रही है 1 मंथ की तो थोड़ा वो भी रहता है एक कंसोल रहता है कि हाँ ठीक है कर लेगी तू। और वो 3 मंथ्स का जर्नी सर बहुत टफ है, 3-4 मंथ्स या 6 मंथ्स नहीं पढ़ सकते वापस रीस्टार्ट करके। तो जॉब के साथ-साथ हो गया और एक शेड्यूल बन गया पूरे दिन का कि सुबह करना है, शाम को करना है, ये टाइम पे करना है और यही शेड्यूल फ़ॉलो करना है। और वही है सर कि मतलब रिजल्ट अगर निगेटिव आ रहा है तो आप यस, 1 वीक दे दो मैक्सिमम। ठीक है, आपने यस सर, 1 वीक नहीं भी पढ़ाई कर रहे हो तो चलेगा। 1 वीक यस सर। रो लो, जो करना है कर लो। तो ठीक घूम है, के आओ, जब कहीं पढ़ाई भी कर घूम के आओ। यस हाँ, सर, क्योंकि पढ़ाई जब स्टूडेंट इतना कर रहे हैं और निगेटिव रिजल्ट आता है बुरा लगेगा, जी, 100% बुरा लगेगा। पर उसको 1 वीक आप दे दो, एनालाइज कर लो कहाँ पे मिस्टेक्स वगैरह हो रही थी, बट उसके बाद पढ़ाई करने बैठ जाओ। जैसे अभी रिजल्ट आने को हो चुका है 8-9 दिन, अभी जो है स्टूडेंट्स ने जिनका नहीं हुआ है फिर से पढ़ाई पे लग जाओ। ठीक है, और अभी जो है अपने पास 100 डेज के अराउंड है, फिर से लग जाओ पढ़ाई पे, अपना पूरा दे दो और आपका November 24 एग्जाम्स क्लियर हो जाएगा। और ये पूरा 100 डेज है जो अभी आप पढ़ाई करोगे और पहले की भी आपकी जो भी पूरी मेहनत थी सब पूरी की पूरी आंखों के सामने आ जाती है और पूरा लगता है हाँ यार, एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक दिन जो भी पूरा दिया था पूरा वर्थ इट है। नाम के आगे सीए लग गया है तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। निराली नहीं, पहले निराली ठक्कर और अब सीए निराली ठक्कर, ये सुनने में एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है, राइट। यस सर। और सर लर्निंग का बहुत बेनिफिट मिलता है। मैं यही बोलना चाहूँगी प्लीज़ गिव अप मत करो। अगर अटेम्प्ट्स की हिस्ट्री है तो आप बेनिफिट लो लर्निंग कर्व का, जो हम ऑलरेडी कॉस्टिंग में सीखते हैं कि हाँ, कैसे लर्निंग कर्व का बेनिफिट लेते हैं। तो सर वही रियल लाइफ़ में अप्लाई करना है वही कॉन्सेप्ट कि अगर आप ऑलरेडी पास्ट में 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हो तो वो लर्निंग कर्व है आपके लिए और आप उसको यूटिलाइज़ करो। सीखना है, जो भी गलतियां हो रही है उससे सीखना है और आगे के अटेम्प्ट में वो मिस्टेक नहीं दोहराना है, तो पक्का जो है सक्सेसफुल होगा। नाम के आगे सीए लगेगा, सीए और डिग्री सर भी मॉक्स भी मिलेगी एंड रिस्पेक्ट जो मिलेगा वो तो अलग ही। एंड मॉक टेस्ट जो निराली कह रही है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत जो भी स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट है। बहुत टाइम से एग्जाम्स दे रहे हैं तो आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर है, यस आप लोग सर। को कॉन्सेप्ट की तो क्या होगा, रिवीजन यूट्यूब से हो ही जाएगी। आप जो चीज़ में लैग कर रहे हो वो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वगैरह। तो आप लोग जो है अपना बहुत ज़्यादा टाइम जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे दो, लिख लिख के देखो, मॉक टेस्ट दो, उससे आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हमारी वैसे निराली एक बैच अभी आ रही है सीए फाइनल एएफएम की प्रैक्टिस बैच। ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली जिनका जो है नहीं निकल पा रहे, मतलब बहुत टाइम से दे रहे, कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर है बट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद से नहीं कर पा रहे। इसमें हम क्वेश्चंस की भी पूरी प्रैक्टिस कराएंगे, लाइव बैच रहेगी। एंड एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो है एएफएम का उसको पूरा की पूरा 100% कॉन्सेप्चुअल्स क्लैरिटी के साथ में एंड उसमें क्वेश्चंस भी हो रहे। तो आप भी रेफर करना, आपको एएफएम का पसंद आया है हमारा पढ़ाना, टेस्ट सीरीज वगैरह, तो फ्रेंड्स वगैरह को आपके जो आपके सिबलिंग्स है या रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, जिससे वो लोग भी बेनिफिट ले पाए एंड November 24 एग्जाम्स जो है बहुत बढ़िया मार्क्स के साथ क्लियर कर पाए। एंड आपको भी निराली आपके पूरे आगे के फ्यूचर प्लान्स के लिए हाँ बधाइयाँ, और ऐसे ही थैंक यू आप सर। बढ़िया बढ़िया रिजल्ट्स लेके आते जाओ। ये तो बस स्टार्टिंग है, सीए फाइनल क्लियर होना एक स्टार्टिंग है, अभी तो आगे और भी बहुत सारी नई नई अचीवमेंट्स आप हासिल कर पाओ और आपके मतलब सिटी में और नई 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 अचीवमेंट्स आती जाए। सिर्फ सीए निराली ठक्कर पे ही ना रहे, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप अचीव कर पाओ आपकी लाइफ में। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है निराली, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, आपने टाइम दिया। निराली का एग्जाम है एसपीओएम का, तो भी उसने टाइम दिया, बहुत बड़ी बात है। एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन।
ऐसे ही थैंक आप सभी को इंस्पायर करोगे, जो भी स्टूडेंट्स देखेंगे होप सो सब इंस्पायर होंगे आपकी जर्नी से। जो स्टूडेंट्स ने छोड़ दिया है वो फिर से लगेंगे सीए की पढ़ाई में। एंड कमेंट्स वगैरह में आप बताओ कि आपको क्या चीज़ निराली की बढ़िया लगी, क्या चीज़ आप लोगों ने भी फॉलो करना चाहिए अभी नवंबर 24 एग्जाम्स में, जिससे आपका भी जो रिजल्ट एकदम पॉजिटिव लगे और बहुत बढ़िया मार्क्स के साथ पास हो जाओ। चलो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। बाय निराली। बाय, थैंक यू सर।